कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। जहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम लोग हमारे संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है, रीट में तो स्पेशल ये टॉपिक दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है? जिस प्रकार से किसी पुस्तक का इंडेक्स होता है और उससे हमें पता चलता है कि पुस्तक में है क्या, उसी प्रकार से जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इससे हमें हमारे संविधान के स्वरूप के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं, किस लक्ष्य के लिए हमारे संविधान की रचना हुई है। जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, वो हम भारत के लोग से शुरू होती है। अगर हमसे कोई सवाल करे कि हमारे देश में सबसे सर्वोच्च कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो हमारा आंसर होगा हमारा संविधान। हमारा संविधान सबसे बड़ा है। और जो हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत है वह भारत की जनता है। हम लोग भारत की जनता हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत है। जो हमारी प्रस्तावना है, इसका जो आधार बना वो जब 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में, जो 13 दिसंबर को हुई थी, उसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उसी आधार पर हमारे संविधान की जो प्रस्तावना लिखी गई। हमारे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे जो हमारी एक एक लाइन है, ये मैं आपको करवा रही हूँ, वो हमारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विश्वास कीजिए, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप प्रस्तावना के MCQ लगा के देखना, आपके सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई, किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर है अमेरिका से। हमने जो संविधान की प्रस्तावना लिखी है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। जो प्रस्तावना की भाषा है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। संविधान के प्रस्तावना का जो हमने प्रस्तावना को लिया है कि ऐसे हम भी अपने संविधान में प्रस्तावना लिखेंगे, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और जो प्रस्तावना की भाषा, जिस तरह से प्रस्तावना को डिज़ाइन किया गया, लिखा गया, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इस बात को लेके हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें एक वाद आता है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में संशोधन को लेके बात होती है। और सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो कहता है कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है और हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते। ये जो वाद है ये 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने फिर आगे चलकर अपने ही फैसले को पलटा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद होता है 1973 में। 1973 में ये वाद होता है। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का ही अंग है और विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। इस केस में सरकार ने मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? मूलभूत ढांचे का, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया। न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है उसमें वो हमारे संविधान का मूल ढांचा है, मूल ढांचा माना है। और कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती मतलब कि जो मूल हमारा संविधान है उसमें कुछ कटौती नहीं कर सकती।
संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन में हमारे संविधान में ये 3 शब्द जोड़े गए, या कौन कौन से शब्द जोड़े गए, या ये ईयर पूछ लिया जाता है। अब आपको अच्छे से याद करना है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। जो भारत की प्रस्तावना है हमारे संविधान की, उसमें पूछा जाता है कि कितने प्रकार का न्याय दिया हुआ है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो याद रखना है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हम आवेश में कई बार धार्मिक न्याय को टिक कर देते हैं कि वो भी इसमें शामिल है, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारे देश में एक संविधान में लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष शब्द, कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है, क्योंकि किसी एक धर्म के पक्ष में हमारा भारत नहीं हो सकता। आगे है जी 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। पहले विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। याद कैसे रखोगे? पहले हमारे दिमाग में कोई विचार आता है, जब विचार आता है तो हम उसको अभिव्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं तो कोई विश्वास करता है, और विश्वास किस में होता है? धर्म में होता है। धर्म की क्या की जाती है? उपासना की जाती है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई है। 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की। प्रतिष्ठा एवं अवसर 2 प्रकार की समानता की बात प्रस्तावना में हुई है। प्रस्तावना में जो प्रारंभिक 5 शब्द हैं, जैसे जो हमारी प्रस्तावना है वो शुरू होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हमने पढ़ लिया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 न्याय हो गए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 स्वतंत्रता हो गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये 2 प्रकार की जो समानता हो गई। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। इस तरह से जो शब्द है और हर शब्द का अपना एक अर्थ है, उस अर्थ को भी हम अच्छे से याद करेंगे। ये अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं। प्रस्तावना में जो प्रारंभिक 5 शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये 5 शब्द हमारे संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं। ये बताते हैं कि हमारे संविधान का जो स्वरूप है वो कैसा है। वही प्रस्तावना के अंतिम शब्द हमें उद्देश्यों के बारे में बताते हैं। अंतिम शब्द हमें उद्देश्यों के बारे में बताते हैं। पहला शब्द जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द है, इसका क्या अर्थ है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है, इसका क्या मीनिंग है? ये एग्ज़ाम में बच्चों पूछ लिया जाता है। इसका जो अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब भारत की जो सीमा है, जो बाउंड्री है, उसमें अगर कुछ फेरबदल करना है तो भारत स्वतंत्र है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। अगर
भारत की सीमा से बाहर कोई निर्णय लेना है तो भी भारत स्वतंत्र है। अब भारत ब्रिटेन के अंडर नहीं है, उनका गुलाम नहीं है। ठीक है, इस बात का ये अर्थ है। दूसरा शब्द है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ है कि भारत में रह रहे हर नागरिक को महसूस हो कि वह एक समान है। समाजवाद का अर्थ है कि भारत की सीमा में रहने वाले हर भारतीय नागरिक को इस बात का एहसास हो कि वह एक समान है, सब लोग एक समान हैं। नेक्स्ट है जी पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जो भी धर्म होगा जनता का होगा। जनता अपनी इच्छा से कोई मर्जी धर्म अपना सकती है, उसको मान सकती है, उसकी उपासना कर सकती है। राज्य के लिए तो सभी धर्म समान होंगे राज्य के लिए सभी धर्म। जो चौथा शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के लिए शासन के लिए जानी जाती है। जनता द्वारा जनता के लिए शासन के लिए जानी जाती है, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधित्व करते हैं हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद में भेजते हैं, वो शासन करते हैं। इसीलिए जो जनता ही चुन के भेजती है और जनता के लिए वहाँ पर शासन किया जाता है। आगे है जी गणराज्य। गणराज्य का अर्थ है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसका जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, वंशानुक्रम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं कल उसका बेटा बैठेगा, फिर उसका बेटा बैठेगा, जो राष्ट्रपति हैं उनके भी वंश से आगे आगे चलता रहेगा। हम किसी को भी जो हमें अच्छा लगता है, जो उम्मीदवार हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, हम अपनी मर्जी से चुन के उसको शासन करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, कि हमारा जो संवैधानिक प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं बनता। तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आपके सारे क्वेश्चन हल हो सकेंगे। अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल पर आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा वो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, वही पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, बच्चे, मेरी आदत है कि मैं जब भी कुछ पढ़ती हूँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ती हूँ। ऊपर से पढ़ने से मुझे संतुष्टि नहीं होती। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, खास करके वो लड़कियाँ जिनको अपने परिवार को संभालते हुए स्टडी करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता। आप मेरे से जुड़ें ताकि हम मिलकर बहुत ही अच्छा कर सकें। जब आप लोग मेरे साथ जुड़ोगे तो मुझे और बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।